हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि सीयूईटी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी परीक्षा कैसी गई है सीयूईटी यूजी 2024 की। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं सीयूईटी यूजी 2024 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके हम लोग क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और एक सीरीज में चर्चा करेंगे। वीडियो आती रहेंगी, जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उस पे हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चंस जो आपने बनाया है वहाँ पे आपका सही है या गलत है, और अगर गलत है तो किन वजहों से गलत हुआ है, उस पे आपको क्या करना चाहिए, उस पे आपको कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सीयूईटी 2024 के जनरल टेस्ट के रीजनिंग वाले पोर्शन पे चर्चा करेंगे अभी पहले वीडियो में। उसके बाद हम लोग मैथ्स पे भी चर्चा करेंगे और इसी तरह वीडियो आती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल पे आने से पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं ना कहीं लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ज़रूरत पड़े अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी बच्चे सीयूईटी 2024 की परीक्षा दिए हैं इन वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना कह सकते हैं आंसर जरूर मिलाइएगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है क्या आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में कह सकते हैं कि आपको सिखाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिससे अगर 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीयूईटी की वो अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए पीवाईक्यूज हो जाएगा, और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उसके लिए क्या है कि आप कम से कम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि आपके क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हुए हैं, और अगर गलत हुए हैं तो उनका रीज़न क्या है। तो हम लोग पहले रीजनिंग पे चर्चा करेंगे। रीजनिंग में कम से कम 16-17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखा गया है जनरल टेस्ट में, जो आपके 60 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। हम लोग उसके रीजनिंग पे चर्चा करेंगे। अभी वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मैथ्स पे चर्चा करेंगे। फिर इसी तरह आपको जीएस और अदर सब्जेक्ट डोमेन वगैरह के भी सब्जेक्ट के कह सकते हैं डिस्कशन या पेपर डिस्कशन के नाम से जो भी आप इस वीडियो को समझेंगे वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको चैनल पे आना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करिएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपका सजेशन भी मतलब आप दे सकते हैं। उसका बहुत बहुत स्वागत रहेगा कि आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आज हम बात करते हैं सीयूईटी यूजी 2024 जो अभी हाल में ही परीक्षा हुई है, इसके लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको तार्किक तर्क शक्ति भी कह सकते हैं। तार्किक तर्क शक्ति के भी नाम से हिंदी में जाना जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में दिखेंगे, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल यहाँ पे आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस उसका बता के चलेंगे, कह सकते हैं ट्रांसलेट कर देंगे आपके लिए, और हम लोग सॉल्यूशन हिंदी में ही करेंगे जिससे कि आपको बेहतर समझ में आवे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिखेंगे इंग्लिश में, लेकिन बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका हिंदी में कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन कर देंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? जहां लेटर और अक्षर, लेटर और नंबर एक साथ आ रहा हो, है ना, अक्षर और संख्या एक साथ आ रहा हो। तो इसको अगर हिंदी में कहें तो ये कह रहा है कि एक यहाँ पे सीरीज दिया गया, एक श्रृंखला दी गई है जो अक्षर और संख्या की श्रृंखला है, उसमें अगला पद क्या आएगा, है ना, अगला पद क्या आएगा। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए वो बताना है। आसान सा, इसमें बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये सीरीज का क्वेश्चन है, और आपको याद होगा अगर आप मेरी सीयूईटी की क्लास ज्वाइन किए होंगे, अगर आप मेरी सीयूईटी की क्लास देखे होंगे पेड कोर्स में, तो मैंने वहाँ पे नंबर सीरीज कराया है। उसमें कहीं ना कहीं मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी प्रश्न को कराया है, और लगभग वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो कोर्स लेने से आपको फायदा हुआ होगा। अगर जिसने भी कोर्स लिया है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए ना, सब मेरी क्लास से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कई बार तो आपको देखा गया होगा कि एकदम जैसा मैंने पैटर्न दिया था ना, वैसे ही पैटर्न पे उसने पूछ लिया है।
तो फायदा जरूर मिला होगा जिन बच्चों ने हमारी क्लास को देखी हो। अब यहाँ पे आराम से अगर हम देखें तो यहाँ पे है AIX B4P E25 J100 है ना F, और आपका क्वेश्चन मार्क है कि क्या आएगा। अब एक बात समझिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए, या चाहे तो आप नंबर को देख सकते हैं, यहाँ पे एक है एक्चुअल में, ये एक है, ठीक है ना, ये एक है। अगर आप चाहे तो नंबर को पकड़ लीजिए, चाहे तो आप लेटर को पकड़ लीजिए। नंबर को देखेंगे तो यहाँ एक है, यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, यहाँ 100 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको 1 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर और इसको 10 का स्क्वायर ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेटर को देखें, लेटर में देखिएगा तो ए के बाद बी है, जिसमें कि एक प्लेस आगे बढ़ा है, बी के बाद ई है, तो बी के बाद ई मतलब CDE तीसरा है ना। उसके बाद अगर हम जे पे जाएं तो ई के बाद FGHI आप देखेंगे कि चौथा है, ठीक है, ओके। बी के बाद CDE तीसरा, ई के बाद FGHIJ है ना, ई के बाद FGHIJ पांचवा है यहाँ पे, है ना, ये पांचवा है। तो आप देख रहे 1 3 5, तो उसके बाद 7 लेटर आगे होगा। जे के बाद 7वां लेटर क्या है भाई, आप जोड़ लीजिए। जे के बाद 7वां लेटर अगर आप ऐसे जोड़े तो जे होता है 10वें पोजीशन पे, है ना। तो 10 + 7 17वें पोजीशन पे क्या होता है, क्यू होता है, आपको पता है ना। जे के बाद 7वां पोजीशन है ना, जे के बाद KLMNOPQ। तो यहाँ पे कोई भी जो वर्ड लेटर स्टार्ट होगा या कोई भी जो पद स्टार्ट होगा वो क्यू से होगा। तो आप देख रहे हैं कि OD और O वाला ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा QD मतलब Q 289D और Q 225E, है ना। अभी हम थोड़ी देर के लिए फिर से लेटर वाला ही लेके चलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट में दोनों में कहीं ना कहीं D और E है, यहां से पता लग जाएगा। आप देखिए X है, P है, J है, F है। X होता है कौन से पोजीशन पे, आपको पता है 24 पोजीशन पे होता है X, P होता है आपका 16 पे, J होता है आपका 10 पे, F होता है आपका 6 पे। आप देखेंगे कि 24 से 16 मतलब कहीं ना कहीं कितना कम हुआ भाई, 16 8 पोजीशन कम हुआ। यहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 6 पोजीशन कम हुआ। यहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 पोजीशन कम हुआ। तो जाहिर सी बात है आगे कितना पोजीशन कम होगा, 2 पोजीशन। देखिए 8 6 4 और 2, F से 2 पोजीशन कम क्या होगा, D होगा ना, D होगा। 6 में 2 गया 4, मतलब चौथा पोजीशन पे यहाँ पे क्या आता है, D आता है। तो QD वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, बीच में 289 आ जाएगा, आप लिख दीजिए। इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आप तनाव मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं, ई के जगह अगर डी होता ना तब हम 225 और 289 के बारे में सोचते। हालांकि आप सोच सकते हैं कि 289 कैसे आया, वो भी मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। तो देख रहे 1 2 5 10, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, तो फिर 7 बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो 10 7 17, 17 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 289 होता है। तो इस तरीके से भी सोच सकते थे। आप चाहते तो बीच वाले से ही सोचते, तो ये 2 ऑप्शन से कहीं ना कहीं बना लेते। अगर आप लेटर से बनाते तो लेटर से बना लीजिए, आपकी पूरी इच्छा है, आपको कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। तो मेरा आंसर मजे मजे में QD 200 Q 289 और D हो जाएगा। जिसका भी ये उत्तर होगा उसका सही। इन द गिवन एनालॉजी चूज द वर्ड विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया था एनालॉजी, एनालॉजी याद होगा आपको, लगभग कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही है, या अभी जो मैंने पहले किया है लगभग वैसा ही है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ऐसा होता है एक्चुअल में क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो है इससे संबंधित है तो इसका संबंध, पहले इस दोनों में संबंध ढूंढिए। आप देखेंगे कि NM है, NM तो कहीं ना कहीं एक लेटर कम हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे E और V में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊं सीधा सीधी, आपको बहुत मजा आ जाएगा। मैंने आपको रिवर्स लेटर पढ़ाया था, रिवर्स अल्फाबेट। आपको याद होगा कि M जो है ना वो N का रिवर्स लेटर है, E जो है ना वो V का रिवर्स लेटर है। मैंने सिखाया था आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस तरह करके बच्चों की तरह। तो देखिए N जो है ना M का है, EV है, GT रोड, IR इंडियन रेलवे आपको पता होगा। कुल मिला के सारे का रिवर्स लेटर है ये।
उसी तरह एस का रिवर्स लेटर हाईएस्ट स्कोर आपको याद होगा, एच एस हाईएस्ट स्कोर, आई आर इंडियन रेलवे, एन एम मैंगो, जी टी रोड, है ना। तो एच आर एम टी जहां दिख रहा है आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये क्या था, रिवर्स लेटर का कहीं ना कहीं सीरीज था, रिवर्स लेटर को इसने यूज कर दिया एनालॉजी में। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके 2 नंबर आ चुके। कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज की रूपी मीन्स नोबडी लाइक क्रुएल, की मी चा मीन्स किंग वाज क्रुएल एंड रूपी चा मीन्स नोबडी लाइक किंग, व्हाट इज द कोड फॉर वाज इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अगर हिंदी में बात करें, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में की रूपी का मतलब नोबडी लाइक क्रुएल है, की मी चा का मतलब किंग वाज क्रुएल है और रूपी चा का मतलब नोबडी लाइक किंग है। तो आपको बताना है कि दिए गए कोड में वाज का कोड क्या होगा, है ना। ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए। तो हम बताए थे आपको, ऐसा क्वेश्चन याद होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे की रूपी, इसका मतलब है ना नोबडी लाइक क्रुएल। उसके बाद है कि मी चा, इसका मतलब है किंग वाज क्रुएल और लास्ट में है रूपी चा, इसका मतलब है नोबडी लाइक किंग। अब आपको बताना है वाज का कोड। मैंने आपको बताया था इसमें कॉमन ढूंढिए और काम समाप्त कीजिए। हमें वाज ढूंढना है ना, वाज देखिए यहाँ पे, हमें किंग और क्रुएल को ढूंढना है। आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों जगह आपको क्रुएल मिलेगा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ कोई वर्ड तो कॉमन है ना, जैसे की है। इसका मतलब है कि क्रुएल का कोड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। अब आपको किंग ढूंढना है। अब देखिए किंग कहाँ से ढूंढेंगे, आपको यहाँ किंग दिख रहा है और यहाँ किंग दिख रहा है, इसको हम सर्कल में बना लेते हैं ना, किंग जो है वो सर्कल में बना लेते हैं। अब इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढ रहा है, देखिए चा, चा जो है वो किंग का कोड है। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि एकदम बिल्कुल बेफिक्र होके आप वाज का कोड कहीं ना कहीं मी लगा सकते हैं। मतलब वाज का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हम बहुत मजे मजे में बता सकते हैं कि वाज का कोड यहाँ पे क्या है, मी है। इसमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ना। मैंने कराया था ना कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्वेश्चन, आपको याद होगा। जो भी कराया है बिल्कुल पूछा है, याद रखिएगा। बिल्कुल सिलेबस से बाहर मैंने भी नहीं पढ़ाया, और आप अगर क्लास देखे होंगे तो आप मजे मजे में पूरे जितने भी जनरल टेस्ट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए ना, आप करके आए होंगे। मिलाते रहिए अपना उत्तर। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस। कह रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन पढ़ना है और आपको बेस्ट आंसर प्रश्न के लिए चूज करना है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया वो भी बता रहा हूँ। और याद रखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है जिसको कहे थे हम लोग कोडेड रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन में। कह रहा है पी परसेंटेज का मतलब है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का पुत्र है, पी गुना क्यू का मतलब पी क्यू का पति है, पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है। कराया था ना। मैंने आपको बोला था कि आपको केवल इस पे ध्यान रखना है, सिंबल पे, और ये ध्यान रखना है कि पहला व्यक्ति दूसरे की बहन, पहला व्यक्ति दूसरे का पुत्र, पहला व्यक्ति दूसरे का पति, पहला व्यक्ति दूसरे का भाई। कह रहा है कि कौन से इक्वेशन में यहां पर ए जी का सन इन लॉ है, मतलब दामाद है। सन इन लॉ का मतलब दामाद, मतलब बेटी का पति, राइट। तो ए अगर सन इन लॉ है मतलब ए क्या है, मेल है। मतलब ए के यहां पे मेल होने की संभावना नहीं, मेल ही होगा। जी कोई भी हो सकता है, जी फीमेल भी या मेल भी, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फीमेल भी होंगी तो दामाद ही बोलेगी और मेल भी होगा तो दामाद ही बोलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तय बात है कि ए यहाँ पे मेल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर ले, सिखाया होगा आपको। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए गुना क्यू। ए गुना क्यू का मतलब है ए क्यू का मतलब पी क्यू का पति है, मतलब ए यहाँ पे पति है, मतलब मेल ही होगा। माइनस में भी देखिए ब्रदर है तो मेल ही होगा। प्लस में क्या है भाई, सन है तो मेल ही होगा।
और गुना में तो मेल ही है, मतलब आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब आपको हर हाल में 1 बाय 1 चेक करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए कर लेते हैं, पहला ही करते हैं, ए गुना यू। ए गुना यू का मतलब है, गुना का मतलब है ए यू का पति है, तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, यू का पति। तो ए यू का पति होगा तो यू पत्नी हो जाएगी, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। यू प्लस एस, प्लस का मतलब है सन, मतलब यू क्या है, किसका सन है, एस का। तो यू जो है एस का सन तो कभी नहीं बन पाएगा भाई, देख लीजिए क्या है ना, पी इज द सन ऑफ क्यू, कह रहा है पी इज द सन ऑफ क्यू, प्लस का मतलब यहाँ पे ये सन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये पत्नी हो रही है यू, है ना, तो फीमेल हो रही है। तो ये तो यही गड़बड़ हो गया है ना, ये तो गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ दीजिए, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं ले सकते, आगे बढ़िए। ए प्लस एस, प्लस का मतलब है ए एस का पुत्र है, ए जो है वो क्या है, एस का पुत्र है। एस परसेंटेज, एस क्या है, सिस्टर है यू की, एस क्या है, सिस्टर है यू की, राइट। यू गुना जी, गुना का मतलब पति, मतलब यू क्या है, पति है किसका, जी का, मतलब जी माइनस। अब देखिए एक बात बताइए, कह रहा है ए सन इन लॉ है जी का, ए सन इन लॉ जी का तब होता ना जब ए की यहाँ पे शादी हो गई होती, या किसी से इसकी शादी होती तभी तो होता भाई। मतलब कहने का मतलब है अगर इसकी कोई पुत्री होती ना कोई भी, तब हम कह देते कि ए जो है ना सन इन लॉ है, बट ऐसा है नहीं, तो इसको भी हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दो ऑप्शन चेक कर लिया आपने। तीसरे को करेंगे ए माइनस एस, मतलब ए एस का भाई है, तो हम कह सकते हैं ए जो है ना वो क्या है भाई, एस का भाई है, प्लस हो जाएगा। एस प्लस यू, प्लस का मतलब है सन, मतलब एस जो है सन है किसका, यू का, मतलब पुत्र है यू का। और यू गुना जी का मतलब है यू जो है ना हस्बैंड है किसका, यू हस्बैंड है जी का, तो यू यहां पे हो जाएंगे हस्बैंड जी के। अब बताइए जी ए का, मतलब ए जो है जी का कहीं ना कहीं सन इन लॉ बन रहा है, नहीं ना, संभव नहीं है। ये इसका पुत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, पुत्र बन रहा है, सन इन लॉ नहीं बन रहा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हर हाल में आप चौथा ऑप्शन को सही कर लीजिए बिना चेक किए और समय बचाइए, चाहे तो चेक कर लीजिए। ए गुना यू का मतलब है ए यू का क्या है भाई, पति है, यू फीमेल। यू जो है एस की बहन है, यू क्या है, एस की बहन है, ठीक है भाई। और एस प्लस, एस क्या है मेरा पुत्र है किसका, जी का। एस अगर जी का पुत्र है तो जाहिर सी बात है, देखिए ये पुत्र ये पुत्री, तो इसकी पुत्री से ये विवाह किया, तो जाहिर सी बात है ए हमेशा दामाद ही होगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है और इस लड़के की बहन से इसने शादी किया है, तो जाहिर सी बात है जी इसको दामाद ही बोलेगा, बेशक जी लड़का हो या लड़की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, तीन ऑप्शन अगर गलत हो जाए तो चौथा चेक मत किया कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, वैसे मेरी गारंटी है क्योंकि 5 ऑप्शन तो होना नहीं है। यदि 26 जनवरी 2020 को रविवार था तो कह रहा है कि उसी साल 16 मार्च को कौन सा दिन था, राइट। तो हम यहां पे देखेंगे कि 26 जनवरी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2020 को क्या था भाई, रविवार, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है 16 मार्च 2020, क्योंकि उसी साल पूछ रहा है क्या होगा। मैंने आपको कैलेंडर में पढ़ाया था, याद होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या पढ़ाया था, जिस दिन के रेस्पेक्ट में पूछे उस डेट को छोड़ देना है, उसके आगे काउंट करना है। तो जनवरी में 5 दिन बचता है 26 के बाद, राइट। 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन जनवरी का। फरवरी 2020 में 29 दिन का होता है क्योंकि लीप ईयर है फरवरी, और मैंने आपको सिखाया था ऑड डे का कॉन्सेप्ट। तो 29 दिन में ऑड डे 1 होता है, चाहे तो आप 29 लिख लो या 1 लिख लो, क्योंकि 29 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, एक मेरा ऑड डे आता है, विषम दिन आता है, तो हम एक ही दिन यहाँ जोड़ लेते हैं। और मार्च में जहां तक पूछा जाए उस डेट को भी ले लेते हैं, 16 दिन, और 16 को भी 7 से भाग करते हुए चलिए, तो 7 दूना 14, 2 ही यहाँ शेष बचता है और यही आपका ऑड डे है, तो 2 और जोड़ दीजिए। तो टोटल आपके विषम दिन मात्र कितने हो जाएंगे भाई, 5, 1, 6, 2, 8, और 8 विषम दिन आया, फिर से 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे एक ऑड डे आएगा, मतलब एक विषम दिन आएगा,
एक विषम दिन किसको दिखाता है, आपको पता है ना, 0 रविवार को दिखाता है, 1 सोमवार को दिखाता है। मैंने कोड दिया था आपको, तो एक विषम दिन किसको दिखाएगा भाई, सोमवार को। तो मेरा आंसर हो जाएगा मंडे। ढूंढ लीजिए ऑप्शन और गूगल भी कर लीजिए, आपका आंसर मंडे ही आएगा। याद होगा मैंने दिया था 0 1 2 3 4 5 6, ये होता है संडे का कोड, ये होता है मंडे का कोड, ये होता है ट्यूसडे, ये होता है वेडनेसडे, ये होता है थर्सडे, ये होता है फ्राइडे, देन ये सैटरडे। इतना अगर आपको याद होगा तो आप मजे मजे में इसको हल कर लोगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा मंडे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अपना आंसर मिला लीजिए। घड़ी भी पढ़ाया था मैंने, क्लॉक आपको याद होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाट विल द measurement of the angle made by the hour and minute hands of a clock when the time is 3:15। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है, 3:15, इसको हिंदी में कहेंगे 3:15। पास्ट का मतलब 3 बजकर आगे 15 मिनट, और क्वार्टर का मतलब 15 मिनट। तो 3:15 पर घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने आपको सिखाया था एक बात कि आपको ये देखना है कि 3:15 में घंटे की सुई और मिनट की सुई की स्थिति क्या होगी। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको फिर से बना के दिखा देते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है। इस तरह अगर घड़ी होता है, अगर आप मेरी घड़ी की क्लास किए होंगे तो बहुत एंजॉय किए होंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना, सॉरी 12 से यहाँ होगा ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इतना ही बनाते हैं, इसी से काम हो जाएगा। 3:15 में एक्चुअली देखो, मिनट की सुई तो एकदम पक्का 3 पे होगी, और घंटे की सुई ना थोड़ा बहुत आगे होगी, क्योंकि 3:15 में वो 15 मिनट चल चुकी है। तो आपको यहां पे देखना है कि घंटे की अगर सुई आगे हो, तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, थीटा बराबर, अगर घंटे की सुई आगे हो तो 30 गुना h माइनस 11/2 इंटू एम। अगर घंटे की सुई आगे हो तो h आगे, 30 गुना h कितना है भाई 3 है ना, माइनस 11/2, मिनट कितना चला वो 15। सॉल्व कर दीजिए, 30 या 90 माइनस 165/2, 90 माइनस 82.5, और ये बन जाएगा 7.5 डिग्री। मतलब ऑप्शन में 7/1/2 डिग्री दिया है, आप उसको चूज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो था फॉर्मूला से जो मैंने आपको सिखाया था। मैनुअली भी आप सोचोगे तो आपको ये सोचना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कि अभी अब थोड़े देर के लिए सोच लेते हैं कि दोनों सुई यहाँ पे 3 पे ही हो 3:15 में, जो कि संभव नहीं है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनता। लेकिन कहीं ना कहीं 15 मिनट आगे कौन खिसक गया है, घंटे की सुई। और आपको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में, अगर मेरी बात याद होगी, ½ डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 15 गुना 1/2, और ये मजे मजे में आप 7.5 डिग्री यहां से भी सोच सकते थे। चाहे आप इससे बनाए या बिल्कुल बच्चों की जरा सोच लें कि घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पे घंटे की सुई 15 मिनट आगे बढ़ी, राइट। चलो, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में, एक निश्चित कोड भाषा में मरकरी का कोड NGUGZXF लिखा जाता है, तो इन टैंगल का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, मैंने सिखाया था आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए मरकरी, MERCURY, इसका कोड बताया है NGUGZX और F। चलिए इसको आराम आराम से सीखते हैं। यहाँ M है, यहाँ N है, आपको दिख रहा है, एक लेटर कम हो गया ना। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे MN, सॉरी एक लेटर आगे है, यहाँ EFG 2 लेटर आगे है, RSTU 3 लेटर आगे है, C के बाद G है, CDEFG 4 लेटर आगे है। करने की जरूरत है आपको, इतना मेहनत नहीं किया जाता कोडिंग डिकोडिंग में। आपको पता लग गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चल रहा है, आप चाहो तो देख लो, 4 5 6 7, Y के बाद ये पक्का 7वां लेटर होगा, देखो ZABCDEF है ना, 7वां। बस चेक करना होता है थोड़ा सा। इंटेंगल, ई के बाद अगला लेटर F होगा, बिल्कुल सही है, देखो FPFPFPFP, आगे W, यहाँ है X, ठीक है। तो आपको सीधे तीसरे लेटर पे आना है, मेहनत नहीं करना। तीसरा लेटर मतलब 3 आगे, टी के बाद UVW, W होना चाहिए।
जबकि x है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखिए FPW W, यहाँ पे देखिए E और F। अब हम चौथे पे आते हैं, A है। A के बाद चौथा लेटर क्या होता है? BCDE, है ना भाई, E होता है। तो F वाला ऑप्शन दोनों हटा दीजिए। अच्छा, एक ही ऑप्शन है, ये भी हट गया। अब देखिए ES, उसके बाद यहाँ M और N, यहां से चेंज हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, छठवां लेटर 1 2 3 4 5 6, G के बाद +6 कौन होगा? HIJKLM, मतलब M होना चाहिए, N वाला ऑप्शन हटा दीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा FPWESMSM। आगे ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं, समय बचाना है, आपको मैंने सिखाया था, है ना, उसी पैटर्न पे मैं आज भी सिखा रहा हूं। तो मजा आया होगा आपको कि आप बिना बनाए भी उत्तर निकाल सकते हो, ऑप्शन को इलिमिनेट करके, ये बेस्ट तरीका है। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है ना। The problem given below consists of a question and two statement number 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the questions. कह रहा है कि नीचे एक क्वेश्चन और उसके बाद दो कथन दिए गए हैं, 1 और 2। आपको यह डिसाइड करना है कि कथन में जो डेटा दिया गया, आंकड़ा दिया गया, वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी सिस्टर डज सन्नी हैव, सन्नी को कितनी बहन है। आपको इसमें यह देखना है कि क्या आप पहले कथन से उत्तर दे पा रहे हो, या दूसरे से दे पा रहे हो, या दोनों को मिलाकर दे पा रहे हो, या दोनों को मिलाकर भी नहीं दे पा रहे हो। इसका तरीका बनाने का यह है कि सबसे पहले आप पहले कथन को देखिए कि सन्नी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट। मतलब कह रहा है कि सन्नी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। उससे पता कर पाएंगे कि उसकी कितनी बहन है? जानकारी और नहीं है ना, यहां बहन की कोई जानकारी नहीं है। पहले ऑप्शन से तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, केवल अकेला। केवल दूसरे से कह रहा है सन्नी को 3 बच्चे हैं, सॉरी, सन्नी के माता पिता को 3 बच्चे हैं। माता पिता को 3 बच्चे होने से यह थोड़ी पता लग रहा है कि उसको कितनी बहन होगी सन्नी को, ठीक है। और सन्नी को कितनी बहन है पूछा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे सन्नी के पुत्र होने की भी बात नहीं की गई। आप पहले स्टेटमेंट को मत देख लेना, आप पहला स्टेटमेंट अभी भूल जाओ। आप सोचो केवल दूसरे स्टेटमेंट में कहीं पता लग रहा है कि सन्नी लड़का है या लड़की है, नहीं ना। तो हम कहेंगे कि दूसरे कथन से भी अकेला उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब दोनों को मिला दीजिए, ये पता लग रहा है कि सन्नी लड़का है ना, कह रहा है ना ओनली सन, सन्नी लड़का है, और उसको और सन्नी के माता पिता को 3 बच्चे हैं। अगर सन्नी लड़का और सन्नी के माता पिता को 3 बच्चे हैं, इसका मतलब है 2 बहन होगी, क्योंकि वो इकलौता पुत्र है। हम कह सकते हैं कि दोनों कथन को मिला देते हैं ना, तो मजे मजे में उत्तर हम दे पाएंगे। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 और 2, 1 और 2 को मिलाकर हम उत्तर दे पा रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको कहते हैं डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन, आंकड़े पर्याप्तता का क्वेश्चन है ये। हालांकि ये कोई चैप्टर नहीं है, आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो आप मजे मजे में इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 नंबर आपके और जुड़ गए। डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर को छोड़ता है। वह 6 किलोमीटर पहले साउथ की ओर जाता है, मतलब दक्षिण दिशा में जाता है। उसके बाद 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, और फिर आगे 9 किलोमीटर दोबारा पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर जाता है। कह रहा है कि वह अपने घर से कितना दूर एवं किस दिशा में है। अपने घर के सापेक्ष में वो कितना दूर और किस दिशा में, कराया होगा डायरेक्शन में, याद होगा आपको। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, सीख जाइए। सबसे पहले वो लड़का घर से चला, घर यहां है, घर से 6 किलोमीटर साउथ में चला, ठीक है भाई, 6 किलोमीटर साउथ में चला। उसके बाद 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर गया। चलिए 8 किलोमीटर इसको पश्चिम दिशा की ओर भेज दीजिए। उसके बाद आगे 9 किलोमीटर दोबारा वो दक्षिण की ओर गया, है ना, 9 किलोमीटर। कह रहा है कि अपने घर से वो किस दिशा में एवं कितना दूर है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हो वहां प्लस बनाइए। घर से वो इस दिशा में है, घर से कहां है भाई, इस दिशा में। तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मतलब ये व्यक्ति, ये लड़का साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में काम कर रहा है, साउथ वेस्ट में घूम रहा है।
साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो सकता है या ये वाला हो सकता है। इस दोनों ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ना ही वेस्ट में है ना ही नॉर्थ वेस्ट में। अब सवाल बनता है कि कितना दूर है, क्योंकि ऑप्शन तो रिजेक्ट हुआ नहीं। यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम बनता हुआ आपको दिख जाएगा, ट्राइंगल। तो हम इसको एक ट्राइंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला दिख रहा है मजे मजे में। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा ये व्यक्ति यहाँ 6 चला और ये पूरा 9 है, तो 6 और 9 टोटल ये वाला डायरेक्शन जो है, ये वाला लाइन 15 हो गया। और ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, बेस 8 आधार 15। तो पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण क्या हो जाएगा, मतलब क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब 225 प्लस 64 289, और 289 का अंडर रूट कितना होता है भाई, 17 किलोमीटर। मतलब वो 17 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लाई कर रहा है, या 17 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में वो जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे। फाइंड आउट द विच ऑफ द आंसर फिगर कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इसके अगले फिगर क्या आएंगे। देखो इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि आप ये देखो कि सबसे बड़ा वाला जो है ना, उसका 2 लगातार इस तरीके का दिया गया है। यहां देखेंगे कि जो बड़ा वाला 2 है ना, इसमें से कहीं ना कहीं एक आपका देखो इसमें दिया गया, मतलब बड़ा वाला का एक मिनिमम ऐसा दिखना चाहिए फिगर, एक कम करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़ा वाला क्या है भाई, जिसमें 2 डॉटेड है लाइन, तो इसका कम से कम एक तो दिखना चाहिए ना, मतलब इस तरीके का कुछ दिखना चाहिए एक, है ना, इस तरीके का कुछ एक दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आसान सा क्वेश्चन था, आगे चलिए। कह रहा है एक क्लॉक जो है ना, मिरर में Quarter to 7 दिख रहा है। Quarter to 7 का मतलब 7 बजने वाला है, लेकिन 15 मिनट कम है, मतलब 6:45। Quarter to 7 को बोलते हैं 6:45। 6:45 हो रहा है, तो कह रहा है कि मिरर में क्या समय दिखेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आना है कि मिरर में क्या समय दिखेगा, मतलब मिरर में देखा गया है ऐसा समय, तो रियल समय क्या है, या रियल समय दिख रहा है तो मिरर में क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप 11:60 में घटा दिया करो, रट लो। 11:60 में वो टाइम घटा दोगे ना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 15 और यहाँ हो जाएगा 5, मतलब 5:15 होगा सही जवाब। कॉन्सेप्ट क्या है कि मिरर में 11:60 में घटाया जाता है, बस 11:60 रट लो। आगे चलो, फिर से ऐसा क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस फोल्डिंग पीस ऑफ पेपर है और इस तरीके से फोल्ड किया गया है, फिर काटा गया है। तो कह रहा है कि जब अनफोल्ड करोगे तो कैसा दिखेगा। एक पेपर का टुकड़ा लिया गया A4 का, उसको फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया कोना कोनी, और इस तरीके से उसको यहाँ पे कट, एक यहाँ और एक यहाँ कट लगाया गया। कह रहा है कि जब खोलोगे तो कैसा दिखेगा भाई। जब खोलोगे ना तो ऐसा दिखता है। देखो ये बीच वाले से तो ये गोल बड़ा सा बन जाएगा, इसमें नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। और चारों में है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला तो देखो चारों तरफ दिखेगा आपको, और ये वाला भी तो दिखेगा ना भाई यहाँ पे, और यहाँ भी दिखेगा, और खुल के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये सब तरफ दिखेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। आप घर में एक्सपेरिमेंट करना, आपको दिख जाएगा। कह रहा है कि मिसिंग नंबर और लेटर बताना है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। देखो ए और सी के बीच में कितना गैप है भाई, ABC 2 का गैप है। यहाँ देखो CDEF 3 का गैप है। यहाँ देखो E के बाद FGHI 4 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं। G के बाद 5 का गैप नहीं होगा, तो G के बाद G है ना, HIJKL, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, L आना चाहिए। मतलब आपके ऑप्शन में L दिखना चाहिए, और आपके ऑप्शन में L 2 ही जगह दिख रहा है। अब सवाल बनता है नंबर क्या आएगा। तो आप देखो नंबर का बहुत आसान तरीका है, हमेशा छोटे से स्टार्ट किया करो। देखो 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 11 31, 31 + 13 44, 44 प्लस क्या होगा, और फिर यहाँ क्या होगा। अब देखोगे किस तरह का सीरीज है भाई, अटपटा सा। कोई अटपटा सीरीज नहीं। आपने प्राइम नंबर पढ़ा है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो 3 होता है, 5 होता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 9 10 तो है नहीं, 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होता है 17 होता है, 14 15 16 है नहीं,
तो 44 में 17 जोड़ेंगे तो 61 होगा, और 61 में फिर अगला प्राइम नंबर है 19, 61 प्लस 19 80 होता है। मतलब यहाँ पे आपके 17 जोड़ने के बाद 61 आता है, मतलब इसका आंसर 61 एंड एल होगा। मतलब ये क्या था भाई, प्राइम नंबर का सीरीज था, भाज्य संख्या। जितना जल्दी सोच पाओगे उतना जल्दी उत्तर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो ये सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज? देखिए 3, 6, 10.5, 17, 26 और क्वेश्चन मार्क। देखो 3 + 3 6, 6 + 4.5 10, 10 ये हो जाएगा 6.5 जोड़ने पे, ये हो जाएगा 9 जोड़ने पे, आगे क्या होगा फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे है 1.5 जुड़ा, यहाँ पे आपका 2 जुड़ा, यहाँ पे आपका 2.5 जुड़ा, तो यहाँ पे आपका 3 नहीं जुड़ेगा। देखो 1.5, 2, 2.5, 3 आधा आधा बढ़ रहा है, तो 9, 3, 12 मतलब यहाँ 12 जुटेगा, तो 26 + 12 क्या होता है भाई 38 होता है। ये डुअल सीरीज है। क्या है? डुअल सीरीज। मैंने सीरीज में पढ़ाया होगा, देखिएगा क्लास को तो समझ में आ जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, आसान। कह रहा है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, अंजलि का रैंक 3 गुना है अनीता से। कह रहा है कि 4 स्टूडेंट क्लास में जो रैंक है ना वो अंजलि से बुरा है, तो कह रहा है अनीता का रैंक क्या होगा। मतलब देखो अंजलि का रैंक भी अनीता से बुरा है, अनीता का टॉप पे है, और अंजलि से भी 4 बच्चे बुरे हैं, तो हम पहले उस 4 बच्चे को हटा देते हैं। तो 36 में अंजलि और अनीता है ना, उस 4 बच्चे को हटा ही दीजिए। तो 36 छात्र में अंजलि और अनीता है। मान लेते हैं कि अनीता का जो रैंक है ना वो x रहा होगा, तो अंजलि का रैंक कितना होगा, उससे 3 गुना है तो 3x होगा। तो अब हम कह सकते हैं ना कि x + 3x जो है वो 36 छात्र के बराबर है, तो 4x = 36, और x का मान कितना हो जाएगा 36/4, डेट मीन्स 9। मतलब हम कह सकते हैं कि अनीता का रैंक 9 और अंजलि का रैंक 27 होगा। 27, 9, 36, 4 बच्चे अंजलि के बाद है, मतलब अंजलि अगर 27वां पे, तो देखिए 28, 29, 30 है ना भाई। 4 छात्र अंजलि के बाद, और सॉरी 27, 9, 36 होता है ना, 37, 38, 39 और 40। देख लीजिए 4 बच्चे अंजलि के बाद हैं भाई, यहाँ पे अंजलि है ना। 9 और 27 मतलब 9 के बाद 27वां का मतलब है कि 36वें पोजीशन पे होगी, है ना। 36वें पोजीशन पे होगी कि 9 + 27 36 होगा। वैसे यहाँ पे हम 27 लिख रहे हैं, बट कौन से पोजीशन पे होगी वो 36वें पोजीशन पे, है ना। आगे चलिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति है EHKMSU, एक सर्कल में बैठे हैं सेंटर की ओर मुख करके। U और H जो है इमीडिएट नेबर है, मतलब निकटतम पड़ोसी है M का। E इकलौता पर्सन है जो K और S के बीच में बैठा है। H जो है S के तुरंत दाएं बैठा है, तो कह रहा है कि इमीडिएट राइट U का कौन है, U के ठीक दाएं कौन बैठा है। देखो हम एक सर्कल बनाते हैं, 6 लोग को बैठा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबका मुख सेंटर की ओर है, ठीक है। आगे चलिए, U और H इमीडिएट नेबर है M का, तो M का हम कह सकते हैं U और H इमीडिएट नेबर है। अंदाज से हम ऐसे बैठा दिए, जबकि H और M इधर भी हो, H और U इधर भी हो सकता था। कह रहा है H जो है ना इमीडिएट राइट S के बैठा है, तो S के इमीडिएट राइट देखिए H बैठा, अगर यहां लिखते ना तो गड़बड़ हो जाता। कह रहा है E जो है ना K और S के बीच में बैठा है, E जो है K और S के बीच में बैठा है, देखो सब बैठ गए। कह रहा है इमीडिएट राइट ऑफ U, U का इमीडिएट राइट कौन है भाई K, आसान सा क्वेश्चन है। E का इमीडिएट राइट कौन है भाई, U का इमीडिएट राइट K है। चलो इसको देख लो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड कीजिए आंसर का, ऑप्शन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द पीसेस गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। इससे कौन सा ऑप्शन आप बना सकते हो। देखो 2 डॉट आपके इसमें दिख नहीं रहा ना, इसको हटा दीजिए सबसे पहले, और सुनिए क्या क्या इसमें नहीं है। देखो इसमें 1, 2, 3 ये ठीक है। देखो यहाँ पे ना 1, 2, 3 कर्व है, देखो, लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4 कर्व है, तो ये तो बनेगा नहीं, है ना। इसमें 2 ही कर्व है,
तो आपके 3 कर्व वाला यही ऑप्शन सी मजे मजे में बन जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला था। आगे चलो, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है आज का सिलोजिज्म का। कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट अपीयर्स टू बी वेरिएंस विद द कॉमनली नॉन फैक्ट्स। डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। कथन है कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है। कोई भी कीबोर्ड क्या है भाई? माउस नहीं। अच्छी बात है। सभी के सभी माउस जो है वो कंप्यूटर है। सभी के सभी माउस क्या है? कंप्यूटर है। बना दीजिए। और ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप। सभी के सभी कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप भी है। इस तरह करके बन गया। क्लियर? अब कह रहा है कि आप उत्तर दीजिए। सभी माउस लैपटॉप है क्या? सभी माउस लैपटॉप। देखिए ऊपर से नीचे माउस लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर माउस आ रहा है ना, मतलब सही है पहला। सभी कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड। क्या सभी के सभी कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड नहीं हो सकते? सभी के सभी कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड नहीं हो सकते, ऐसा कह रहा है। सोचिए, कंप्यूटर का इतना सा हिस्सा कभी भी कीबोर्ड तो होगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि कीबोर्ड और माउस में ना का रिलेशन है। तो इतना सा माउस अगर कीबोर्ड नहीं होगा, मतलब इतना सा हिस्सा जो है वो कभी भी कीबोर्ड नहीं हो सकता है कंप्यूटर का। तो मतलब सभी के सभी कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड नहीं हो सकते, ये कहना बिल्कुल जायज है। हम कहेंगे कि दोनों कथन यहाँ पे या दोनों निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो कर रहा है या अनुसरण कर रहा है। आपने देखा होगा जो भी 17-18 क्वेश्चंस थे, मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपको सिखा दिया है और कहीं ना कहीं आपको बहुत मजा आया होगा। अब आप मिला लीजिए कि आपको 17-18 नंबर क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और आगे कैसे इसको सही किया जा सकता है। तो जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं जरूर वीडियो को देखिएगा, बहुत काम आने वाला है। PYQs बहुत फ़ायदा पहुंचाता है और मेरी क्लास अगर मौका मिले तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना, विश्वास कीजिए मेरी क्लास से एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है। मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इर्द गिर्द रहा है। डेटा तो देखिए अलग होगा ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं जाने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है क्लास के अंदर भी और आज भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाले सीरीज का इंतजार कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।